हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको एक्स लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट दी है 2018 की, जिसके बेस पर आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी तीन एक्टिविटीज होती है और फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? जो आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसकी डिटेल जो आपको मिलेगी नोट्स टू अकाउंट में। यहां पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही आपका प्रॉफिट है। लेकिन क्या 6 लाख पूरे अमाउंट को हमें लेना है इस साल का प्रॉफिट? नहीं। याद रखना, कंपनी की बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। मतलब कंपनी जब से बनी है अब तक जितना भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो हमने हर साल प्लस और माइनस किया। तो आज तक का अमाउंट है हमारा 6 लाख रुपए। कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया। लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 3 लाख और इस साल ये इंक्रीज हो गया 3 लाख रुपए से। और इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया तभी तो ये इंक्रीज हुआ। तो इस साल का प्रॉफिट हो गया आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3 लाख रुपीज का। साथ में अब जो ये प्रॉफिट आपको मिला है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ये आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया, कैसे पता चलेगा? आपको चेक करना है यहाँ पर कोई रिजर्व्स की बैलेंसेस है जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज हुए हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया। क्या हमने कोई डिविडेंड बांटा? डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का एक हिस्सा जो आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो उसे भूल जाओ। इसके बाद हम अपने प्रॉफिट में एक एस्टिमेटेड टैक्स का प्रोविजन करते हैं कि हमें इतना टैक्स जमा करना होगा। तो वो टैक्स आपको वापस से ऐड करना है ताकि हम इस साल का प्रॉफिट जो हमने अर्न किया उसे फाइंड कर सके। तो इन तीनों में से कौन सी चीज है आपके पास? रिजर्व तो नहीं है, डिविडेंड भी नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स है। टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया है, वहां से आपको पता चलेगा अब ये कौन सा लेना है। 2 लाख लेना है, 1,65,000, कौन सा लेना है? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? याद रखना, जो आप करंट ईयर का प्रोविजन कर रहे हो वही तो आपने अपने प्रॉफिट में से लेस किया, इसी को ही तो हमको प्लस करना है। जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो आपने इस साल जमा जरूर किया, टैक्स पेड जरूर है, कैश आउटफ्लो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको वो वाला टैक्स प्लस करना है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। वो है आपका 2 लाख रुपीज करंट ईयर का। तो टोटल हो गया अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो क्या है? एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस जो कि आपको हर साल नहीं होते, वो आपने जो भी अर्न किए इस साल वो आपको वापस से प्लस माइनस करने हैं। अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको लेस करना है, और एबनॉर्मल लॉस है तो उसको वापस से प्लस करना है, ताकि हम नॉर्मल रूटीन के बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंच सके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कोई भी डिटेल नहीं है आपके पास क्वेश्चन में। तो ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 5 लाख रुपीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आपको कैश फ्लो निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप आपने कैलकुलेट कर लिया 5 लाख रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको करनी है वो है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या कवर होगा? नॉन कैश में आपके वो खर्चे, वो इनकम जो आपको कैश में रिसीव नहीं हुए, या कैश में वो खर्चा आपने नहीं किया। ऐसा कौन सा खर्चा है? वो है आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपको कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो हम वो फिक्स्ड एसेट्स पर लगाते हैं। उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया उसकी डिटेल के लिए आपको यहाँ आपको अपनी एसेट्स की डिटेल देखनी है। लास्ट ईयर ये मशीनरी आपकी 20 लाख थी, इस साल इंक्रीज होकर के 26 लाख हो गई। इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज होती तो हम मान सकते थे डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब परचेज की होगी।
ये साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या दिया है, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब जो भी हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं और मशीनरी में से माइनस करते हैं, वो मशीनरी में से माइनस करने के बजाय हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसमें हर साल का डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं। मशीनरी जो है वो आपकी एट कॉस्ट मेंटेन हो रही है, मतलब जिस वैल्यू से, जिस अमाउंट से आपने इसको खरीदा, वो अमाउंट आपकी है 26 लाख रुपए, और इस पर अब तक आप जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो है 2 लाख रुपए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना होगा जिससे हम इस साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल सकें। अब आप कहोगे लास्ट ईयर था 1 लाख और इस साल है 2 लाख, इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन डाला होगा वही होगा 1 लाख रुपए। नहीं, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि आपने एक मशीनरी का पार्ट बेचा भी है, 80,000 की कॉस्ट की मशीनरी को बेचा, जिस पर अब तक आप 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया और वो एसेट आप बेच चुके हो, तो उसका डेप्रिसिएशन यहां से हमें हटाना होगा। कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग लिखोगे क्रेडिट साइड पर 1 लाख और डेबिट साइड पे लिखो 2 लाख। अब जो एसेट आपने बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन भी यहां से हटाओगे, क्योंकि जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो ये प्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एसेट है उस पर, आज की डेट में जो आपके पास एसेट है उस पर आपने इतना डेप्रिसिएशन लगाया है, राइट। तो जो एसेट बेच दी उसका इस ब्लॉक से डेप्रिसिएशन हटेगा, ताकि हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपने हटाया, एंट्री क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट से कैसे लिंक्ड है अभी बताऊंगी, कनेक्टेड रहना, स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से देखना, तभी कंटेंट और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहां पर टोटल डेबिट साइड का है आपका 2,40,000 और यहाँ क्रेडिट साइड का 1 लाख। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है 1,40,000 वो इस साल का डेप्रिसिएशन है, 1 लाख नहीं है। इस साल का डेप्रिसिएशन जो आपने लगाया एसेट पर वो 1,40,000 है। अब 1,40,000 का आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट पता चल गई जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डाला, और ये नॉन कैश है। साथ के साथ मशीनरी अकाउंट भी बनाओ। मशीनरी का बैलेंस यहां पर देखो, ओपनिंग है 20 लाख, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट साइड पे लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस 26 लाख। अब जो एसेट बेच दी 80,000 रुपीज की, क्योंकि ये अकाउंट भी आपका कॉस्ट में मेंटेन है तो कॉस्ट की अमाउंट ही आपको यहां से हटानी है। 80,000 की जो आपने मशीन बेची वो इसमें इंक्लूडेड है, तो वो यहां से माइनस करनी है। और माइनस करनी है तो कैसे करोगे, डायरेक्टली यहां से 80,000 माइनस नहीं कर दोगे कि हमने ये एसेट बेच दी तो हटा दो, नहीं। हम उसको देखते हैं कि हमने उस एसेट को किस तरह से यूज किया। 40,000 का अब तक हमने डेप्रिसिएशन लगाया, यूज किया 40,000 का, उसको बेचते हुए आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। यही कहा है ना कि इस एसेट को हमने 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा। अब देखो ये एसेट थी आपकी 80,000 की, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन 40,000 का लगाया, तो जिस टाइम पर आप इसको सेल कर रहे हो इसकी वैल्यू क्या है, 40,000, और इस 40,000 की एसेट को आप 10,000 के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो इसका मतलब हमने इसे 50,000 में बेचा, तो इसको बेच करके आपको पैसा मिला 50,000। तो 80,000 की चीज पर आपने बेनिफिट 90,000 का लिया, इसका मतलब 10,000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ लिखोगे, ये तो 90,000 हो गया, तो इसका 80,000 ही आपको माइनस करना है, तो 10,000 का बैलेंस यहां लिखोगे प्रॉफिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। जब भी एसेट को हम बेचते हैं तो हमारे को जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, राइट। तो 10,000 का प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखो 10,000। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 26,90,000 और डेबिट साइड का टोटल है 20,10,000। तो डेबिट साइड के डिफरेंस के लिए दो ऑप्शन है, या तो आपने एसेट को बेचा उसका प्रॉफिट होगा, और दूसरा जो आपने एसेट को परचेज किया। अब एसेट को हमने बेचा उस पे प्रॉफिट हुआ और वो हमने मेंशन भी कर दिया, तो दूसरी ऑप्शन बच गई कि हमने एसेट को परचेज किया 6,80,000 में, राइट। तो अब ये आपके पास अमाउंट आ गई कि आपने एसेट कितने में परचेज की।
अब आ जाओ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के एक्टिविटीज के लिए। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम का खर्चा 1,40,000 वापस से प्लस करोगे। इसी तरह से और क्या हो सकता है, इसी तरह से आपकी इंटेंजिबल एसेट जो कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, जिसे आपने राइट ऑफ किया। देखो इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, यहीं से ही मिलेगी इंटेंजिबल एसेट्स की, कि आपके लास्ट ईयर गुडविल थी 3 लाख और इस साल है 2 लाख। क्या 1 लाख की गुडविल हमने बेची है? नहीं। हमेशा याद रखना, अगर इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वो हमने राइट ऑफ की। गुडविल एक तरह का वो एसेट है जिसे हमने बहुत पहले परचेज किया और धीरे धीरे करके हम उसे खर्चों में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमने इस साल 1 लाख का खर्चा डाला जिसके लिए हमने किसी को पेमेंट नहीं की। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि हमने गुडविल को बेचा है, तब तक आप यही मान के चलोगे कि ये राइट ऑफ हुई है, बेची नहीं है। तो 1 लाख का वो खर्चा जो नॉन कैश है, पेमेंट हमने किसी को नहीं की, प्लस कर दो। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या होगा, वो खर्चे या इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटीज के खर्चे या इनकम है वो हमें यहां से हटाने होंगे, क्योंकि हम तो सारे खर्चे और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा नहीं है या इनकम नहीं है उसको वापस से आपको हटाना है। अब वो था आपका, जो आपने मशीनरी बेची और मशीनरी को बेचते हुए जो आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहां से माइनस होगा 10,000। इसी तरह से और क्या हो सकता है, यहां पर देखो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स क्या है, आपने फंड्स अरेंज किए, लोन अरेंज किया, लोन लिया जिस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। क्वेश्चन में कहोगे मेंशन ही नहीं है कि हमने इंटरेस्ट दिया, नहीं मेंशन, तब भी ये डीम है कि हमको इंटरेस्ट देना ही देना है। और ये खर्चा आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो जो खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला और फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसको वापस से आपको प्लस करना है। कितना, ये लास्ट ईयर था 4 लाख और इस साल 5 लाख हो गए, 1 लाख से इंक्रीज हो गए। और जो फर्दर आपने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए वो 1 अप्रैल को किए। तो 1 अप्रैल से ही 5 लाख के डिबेंचर का बैलेंस आपका चल रहा है, जिस पर पूरे साल का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से 60,000 है, वापिस से प्लस कर दो। तो ये प्लस हो जाएगा 3 लाख और माइनस हो जाएंगे 10,000। तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,90,000। इसके बाद अब आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुए उसको कवर करना है। तो करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्रीज है, करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही हिस्सा है, जिसे हम मार्केट में बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक जो कि लास्ट ईयर थी 1,30,000 और इस साल 2,60,000 हो गई। 1,30,000 का इसका मतलब आपने स्टॉक खरीदा, खरीदा तो पेमेंट की, पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज में आपकी कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगा, लोन लिया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो भी फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आपका टैक्स से रिलेटेड है, ये भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो लेस करना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 6,60,000। इसके बाद आपको इस साल का टैक्स जो आपने पे किया वो माइनस करना है। तो टैक्स आपने पे किया है 1,65,000 का करंट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला, वो आपका आउटफ्लो हुआ इस साल का। इस साल आपने पे किया तो आउटफ्लो हुआ, माइनस करो, आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,95,000। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कवर होगा, जो आपने एसेट को परचेज या सेल किया। सेल हमने की मशीनरी का हिस्सा 80,000, 90,000 की, सॉरी 80,000 की मशीनरी को हमने 50,000 में बेचा। 50,000 आप लिखोगे इनफ्लो हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको भूल जाओ, बस फंड्स कितने आए आपको वही वही यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद आपने मशीनरी को खरीदा 6,80,000 में, आउटफ्लो हुआ। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट है, ये इंक्रीज हो रही है 1 लाख से, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने परचेज की और परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा। तो 7,80,000 माइनस करोगे। अब नेट अमाउंट माइनस में आ रही है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7,30,000 है, राइट।
नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, जिसमें आपको फंड्स के रिलेटेड आपको एक्टिविटीज कवर करनी है कि फंड्स आपने कहां से अरेंज किए। तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल आपकी, जो कि लास्ट ईयर थी आपकी कितनी, यहाँ पर 17 लाख और इस साल होगी 19 लाख। इसका मतलब 2 लाख से आपकी इक्विटी इंक्रीज हो गई, पब्लिक से पैसा आपने कलेक्ट किया। दूसरा आपके डिबेंचर्स, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स आपके 1 लाख रुपए से इंक्रीज हुए। इसका मतलब फर्दर आपने इस साल 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, तो 3 लाख के हो गए। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि 5,000 से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने पेमेंट की, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। क्या हमने सभी कुछ कवर कर लिया? नहीं। अभी जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस किया था कि फाइनेंस एक्टिविटी का खर्चा है, तो फाइनेंस एक्टिविटी में डालेंगे, तो यहां पर इसको माइनस करो 60,000 को, क्योंकि ये फाइनेंस एक्टिविटीज का खर्चा है। तो प्लस माइनस करने के बाद इनफ्लो आ रहा है फाइनेंस एक्टिविटीज का 2,35,000। अब तीनों एक्टिविटीज का प्लस माइनस करते हो तो आपका आ रहा है नील। मतलब इस साल आपने तीनों एक्टिविटीज को करने से कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, ना ही डिक्रीज हुआ ना ही इंक्रीज हुआ। आपके कैश बैलेंस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। तो अगर हम चेक करें, हमारा ओपनिंग बैलेंस था 2,10,000, राइट। 2,10,000 में अगर आप इसे प्लस करते हो तो क्या आना चाहिए, यहां पर देखो, ये था नील बैलेंस है, ये नील बैलेंस था। नील में आपने 2,10,000 ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया, तो आपका आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000। कैश में आप कैश और मार्केटिंग सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल लोगे, तो देखो जो आपका ओपनिंग और इस साल का हमने प्लस माइनस किया उसका इम्पैक्ट नील है। तो इन दोनों को प्लस करते हो तो आपके पास क्लोजिंग आता है, हमारे अकॉर्डिंग 2,10,000 होना चाहिए। क्या आपकी बैलेंस शीट में भी यही आ रहा है? हाँ, हमारी बैलेंस शीट में जो दिया है उसका टोटल भी 2,10,000 बनता है। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, हमारा मैच कर रहा है, कहीं पर भी हमने मिस्टेक नहीं की। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में चेक भी कर सकते हो, अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब मार्क्स पक्के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।